गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है। इसको स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब शिक्षा में सभी को समान अवसर दिए जाएं, ये है हमारा। तो शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण क्या हो जाते हैं वो देख लीजिए। पहला तो जैविकी कारण होता है। कैसे? जो भी शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनको कहीं ना कहीं शैक्षिक अवसर में समानता नहीं मिल पाती और उनको उस तरह से आरक्षण या फिर उस प्रकार की शिक्षा ताकि वह बाकी बच्चों के समान हो पाए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कैसे कैसे विकलांग हैं, श्रव्य, दृश्य, मूक, अस्थि बाधित बच्चे जो होते हैं ना, वो एक मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं, दिमागी प्रॉब्लम होती है। हीन भावना से ग्रसित बालक, ठीक है, ऐसे बालकों को देनी चाहिए। सामाजिक कारण के रूप में बात करें तो माता पिता का आर्थिक रूप से निर्धन होना भी इसमें आ जाता है। दूसरा, बाल मजदूरी की प्रथा, शिक्षा के महत्व के प्रति अज्ञानता, शिक्षकों और विद्यालयों का अभाव, पुरातन परंपराओं में अधिक विश्वास और वैज्ञानिक तकनीकी और दृष्टिकोण का अभाव, ये सारे टर्म वो हो जाते हैं जिससे कि असमानता शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ये शैक्षिक समानता के अवसरों की बात कहाँ कहाँ कही गई है। तो एनईपी 1968 में कही गई है और ये हमारी पहली एनईपी है। ठीक है, एनईपी 1968, ठीक है। इसमें इसी में कहा गया था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक, शिक्षा के अवसरों में समानता, बालिकाओं के लिए, विकलांगों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए जो है शिक्षा वो हमारी मतलब उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के रूप में हमने बताया था, अनुच्छेद 29 और 30 को डिफाइन किया था। ठीक है, अंशकालीन तथा पत्राचार शिक्षा, इसके अंतर्गत देखो क्या आता है। विश्वविद्यालय स्तर पर जो बंदे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और प्लस पढ़ाई भी करते हैं, उन्हें पत्राचार पाठ्यक्रमों का, ऐसे बच्चों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास करना। देखो इसमें पत्राचार शिक्षा देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है। तो पत्राचार शिक्षक बेसिकली क्या होता है, जो लोग स्कूल नहीं जा पाते रेगुलर, है ना, वो एक पार्ट टाइम जॉब की तरह वो करते हैं, क्या बोलते हैं, पत्राचार शिक्षा। ऐसे कॉलेज, ऐसे संस्थान होते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं। वो संस्थान जो होती है आपके घर पे बाय पोस्ट जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इवन एग्जाम भी जो पेपर होते हैं वो भी उनके घर पे भेजते हैं, उसके बाद वो रिटर्न करके वापस भेजते हैं। इस तरह की शिक्षा होती है। ठीक है, बेसिकली घर पे रह के बच्चे, वो क्या नाम है, जो भी स्टूडेंट है या छात्र है जो भी है वो शिक्षा ग्रहण करता है। पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये सारी जो टर्म है हम आगे बताएंगे। ठीक है, आगे चैप्टर है उसमें हम बताएंगे। ठीक है, डिटेल में। यह सुविधा माध्यमिक विद्यालय के जो हमारी शैक्षिक समानता की है और कुछ ये पत्राचार और आंशिककालीन जो शिक्षा है, ये माध्यमिक विद्यालय के छात्र हों चाहे शिक्षक हों और वो जो भी अन्य कर्मचारी हों, सभी के लिए विकसित होनी चाहिए। और जो पत्राचार शिक्षा है वो पूर्णकालीन शिक्षा के समक्ष स्तर प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना कि यार ओपन यूनिवर्सिटी से करें या फिर आगरा यूनिवर्सिटी से करें या कहीं से भी करें, तो लोगों के अंदर एक डाउट होता है, यार इसकी मान्यता, मतलब इसकी वो वैल्यू होगी या नहीं होगी जो हम बीएचयू में पढ़ लें या जेएनयू में पढ़ लें, है ना। तो वही कहते हैं कि इसके कंपैरेटिवली उतनी वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो वही कहा गया है कि जो हम लोग रेगुलर करते हैं ना, पूर्णकालीन शिक्षण करते हैं, उसके समान स्तर इसको दर्जा दिया जाना चाहिए पत्राचार शिक्षा का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनईपी 1979। देखिए ये एनईपी नाम दिया है लेकिन ये 68 का संशोधन किया गया है। मतलब 68 को देख के यहाँ पे जो है उसमें संशोधन किया गया है। एक है जो सबसे पहले तो 1980
1968 में आया, फिर इसका संशोधन हुआ, फिर 86 में आया, फिर इसका संशोधन हुआ, है ना, 1992, और ये संशोधित वाली हैं, ठीक है। और अभी तक 3 एनईपी आई हैं, जो कि पहली हमारी ये है, दूसरी हमारी ये है, और तीसरी हमारी अभी आई है हाल फिलहाल में, ठीक है, समझ गए होगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए सभी के लिए होनी चाहिए, जैसे अनुच्छेद 45 की बात कही गई और अनुच्छेद 21A की बात कही गई है ना, तो दोनों में एक ही बात कही गई है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष के लिए, है ना। शिक्षा विशिष्ट नहीं होनी चाहिए, सामान्य हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हो शिक्षा, ठीक है। ये इन्होंने अपने वो विचार दिए थे। प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो अपव्यय और अवरोधन की समस्या का समाधान हो किस तरीके से होना चाहिए, उपचारात्मक उपायों द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो अपव्यय अवरोधन मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दें, ये इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं इसलिए, है ना। अपव्यय क्या होता है कि भाई प्राइमरी में पढ़ रहा है, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, चला गया बाहर। अवरोधन क्या है, क्लास 2 या 3 जिसमें भी पढ़ रहा है ना, उसमें फेल होके बार बार उसी में पढ़ता जा रहा, उसका डेवलप नहीं हो पा रहा, ये चीजें हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम बच्चे के स्तर के अनुसार होना चाहिए। संस्थागत व्यवस्था जो होनी चाहिए, जो भी हम संस्था में पढ़ रहे हैं उसका कठोर नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनईपी 1986, इसमें कुल 12 अध्याय थे। इसने जो है शिक्षा के बारे में क्या बोला था कि समानता के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ताकि बच्चे समानता की भावना उनमें डेवलप हो। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा की, महिलाओं को भी समान अवसर देना चाहिए, महिलाओं की जो भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनसे दूर रहना चाहिए, मतलब उन सबको, अंधविश्वास जैसी चीजों को दूर रखो। SC ST जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, देखो SC को क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति, और ST को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिए इन्होंने क्या बोला था कि स्कूल जो है उनकी क्षेत्र में स्थापित किए जाने चाहिए। जब भी वो ट्राइब्स एरिया होते हैं ना, ट्राइब्स एरिया, उन्हीं के क्षेत्र विशेष में जो है वो स्कूल की स्थापना करनी चाहिए। उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें रोजगार प्रदान करने के अवसर देने चाहिए। अगर जैसे स्कूल की स्थापना करवा रहे हैं या आश्रमों की स्थापना करा रहे हैं, आवासीय स्कूल की स्थापना करवा रहे हैं, तो ये जो स्थापना कराएंगे तो उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, वो इन्हीं लोगों को दिया जाए ताकि उन्हें कुछ रोजगार पैदा हो उनसे, ठीक है। और अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात करी गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एनईपी 1992, ये इसका संशोधित है, 1986 का संशोधित शिक्षा नीति है 1992। ये जो है आचार्य राममूर्ति जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ, और ये गठन कब हुआ, मई 1990 को हुआ, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1990 में अपनी रिपोर्ट दी, या जो भी अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा, और जनवरी 1992 में इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई, ठीक है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पर कुछ सुझाव दिए थे। इन्होंने कहा था कि सार्वभौमिक प्रवेश तथा नामांकन, मतलब किसी को रोका ना जाए, हर किसी को आने दो, पढ़ने दो और नामांकन होने दो। नामांकन के टाइम पे किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट, रुपए या कोई भी चीज अगर बाधा पड़ रही है, जैसे कि हाँ भाई कोई बच्चा आया, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा आया और उसने कहा कि सर जी हमें एडमिशन चाहिए, और तुमने कहा लाओ आधार कार्ड दो, नहीं है, लाओ जन्म प्रमाण पत्र दो, नहीं है, पापा मम्मी जिनका भी जो भी डॉक्यूमेंट है कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको एडमिशन देना है, कुछ भी हो ना हो बस वो आ जाए, ठीक है। 14 वर्ष सार्वभौमिक टिकाव, ये मेनली अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि कम से कम बच्चा जो है वो 14 वर्ष तक विद्यालय में रहे और विद्यालय में पढ़े, है ना। 14 में मेनली वही हो जाता है कक्षा 5 तक, है ना, टिकाव रहे, अपव्यय और अवरोधन की वो समस्या ना आए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बच्चे बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, वो जोड़ना घटाना जान जाएंगे, जीविका जो है मतलब सिग्नेचर, मतलब साइन वगैरह करने लगेंगे, अपने नाम लिखना लगेंगे, और जो जीविकोपार्जन के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा उतने में पा सकेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए, इनकी वो थी सुझाव, ठीक है। अब समानता के क्षेत्र क्या होते हैं,
एक तो कानूनी अधिकार, मतलब कानून व्यवस्था में समानता होनी चाहिए। नागरिक अधिकार, सभी नागरिकों को समान समझना चाहिए। आर्थिक समानता, मतलब सभी को आर्थिक रूप से समान अवसर देने चाहिए ताकि वो उन्नत कर सकें, है ना। कोई एक पूंजीवादी वाला बताया था ना कल क्या अभी बताया था, मतलब मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था। राजनीतिक अधिकार, सभी को क्या नाम है, सभी नागरिकों को मतलब राजनीति में आने का समान अधिकार। सामाजिक अधिकार, समाज में सभी को और संस्कृति में सभी को समान अवसर दिया जाए, कोई संस्कृति का भेदभाव नहीं, कोई समाज का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, धारा की बात कर ले। धारा 1 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं और अतः वे सम्मानजनक और समान अधिकार के हकदार हैं, ठीक है। ये धाराएं पूछ लेते हैं, ठीक है। मूल अधिकार और स्वतंत्रता के हकदार हैं, मूल अधिकारों और स्वतंत्रता के हकदार हैं। और अनुच्छेद 15 में मूल अधिकार की मतलब मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, है ना, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही बात ये कह रहे हैं। 1957 में 1957 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये पूछ सकता है ना। और इन्होंने क्या किया कि 6 से 14 तक के निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास किया, है ना। इनका कार्य था कि वो बच्चों, इन लोगों ने तो लागू कर दिया था, इनका काम था कि इसको शिक्षा प्रदान करने का अवसर, मतलब प्रयास किया इन लोगों ने, ठीक है। विमर्श की बात करें, विचार विमर्श जो होता है ना, विमर्श, वो डिस्कोर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, या फिर डिस्कस, है ना। इसको लैटिन भाषा में डिस्कर्स कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है बहस, संवाद, वार्ता तथा विचारों का आदान प्रदान। एक ही बात है, घुमा कर आके बोलते हैं। बस ये रखना कि लैटिन भाषा के किस शब्द, मतलब लैटिन भाषा के इस शब्द से बना हुआ है। अब जेंडर की बात कर लें, ठीक है। देखो जेंडर में क्या नाम, सीटेट में एक टर्म आता है, मतलब क्वेश्चन आता है। एक आता है सेक्स, एक आता है जेंडर, ठीक है। सेक्स में आता है मेल फीमेल, ठीक। लेकिन जेंडर में जो है वो रूढ़िवादी चीजें आ जाती हैं। मतलब ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, लेकिन अभी खैर जरूरत नहीं है, जब वहां पे आएंगे तभी बताएंगे। बहरहाल ये होता है कि जेंडर जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है, कि हाँ भाई हम जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, या जो है होता है ना कि हाँ भाई लड़का को उसके काम के प्रति प्राथमिकता देते हैं, लड़कियों को उसके काम के प्रति प्राथमिकता देते हैं, ये जेंडर रूढ़िवादिता हो जाती है। तो उस टाइम पीरियड में हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ ऑप्शन देखना होता है कि जेंडर दे रहा है, वरना हिंदी में तो लिंग लिख के आ जाएगा, है ना। अब नहीं समझ में आएगा कि सेक्स की बात कर रहा है या जेंडर की बात कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि अगर लिंग इंग्लिश में देखो कि जेंडर है, इसका अर्थ तो रूढ़िवादिता है, निगेटिव पॉइंट हो गया। अगर यहीं पे हम सेक्स की बात करें तो ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये चीजें देखनी होती हैं। खैर छोड़ो, अभी हम लोग का यहाँ पे आते हैं। यहाँ जेंडर से मतलब हमारा सेक्स है, ठीक है। अभी यहाँ से सेक्स है, ठीक है। देखो सेक्स का जेंडर दिया ही गया। चलिए देखते हैं। देखो हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, स्त्री पुरुष, है ना। स्त्रीवाचक, पुरुषवाचक, है ना। और अतिरिक्त भाषाओं की बात करें उसमें 3 है। जैसे इंग्लिश की बात कर लें तो स्त्री, पुरुष और एक न्यूट्रल जेंडर भी होता है। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, स्त्री और पुरुष से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। संस्कृत भाषा में बात करें तो इसके भी 3 रूप होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में क्या होता है कि स्त्री पुरुष के गुणों का समायोजन होता है, मतलब दोनों को मिली भगत होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें स्त्री पुरुष से दोनों से अलग अलग होता है, स्त्री हो या पुरुष हो उन दोनों से भिन्न होता है, ठीक है। ठीक, चलिए आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, है ना। मेनली कुछ पॉइंट्स होते हैं वन लाइनर जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, बाकी मेनली जो है आपका थ्योरी बेस है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास खत्म हुआ, है ना। आज 2 क्लास ले ली स्टार्टिंग, मतलब एक साथ, फिर अब कल ही करेंगे। चलिए थैंक यू आज की क्लास के लिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए।